मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिक विकार के बारे में, जिसे इंग्लिश में जीनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो आइए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं क्या होता है आनुवंशिक विकार, जीनेटिक डिसऑर्डर। तो सबसे पहले जीनेटिक डिसऑर्डर को जानने से पहले हम थोड़ा गुणसूत्र को जानेंगे दोस्तों, क्योंकि गुणसूत्र से ही रिलेटेड हमारा ये आनुवंशिक विकार होता है। तो आनुवंशिक विकार कैसे होता है दोस्तों? किसी भी व्यक्ति में या तो वो क्रोमोसोम से संबंधित होगा, या डीएनए से संबंधित होगा, या जीन से संबंधित होगा। तो आनुवंशिक विकार हमारा जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसलिए इसको आनुवंशिक डिसऑर्डर या जीन डिसऑर्डर भी कहते हैं दोस्तों। तो जो हमारा ये डिसऑर्डर होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं विकार, विकृति या असामान्यता। तो जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई विकार होता है, तो या तो वह क्रोमोसोम से संबंधित होगा, गुणसूत्र से संबंधित होगा, या डीएनए से होगा, या जीन से संबंधित होता है दोस्तों। तो हम पहले जानेंगे गुणसूत्र के बारे में, क्योंकि गुणसूत्र के सामान्य परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। तो गुणसूत्र जो होता है वो सभी वनस्पतियों एवं जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्थात गुणसूत्र जितने भी प्लांट्स होंगे, जंतु होंगे, उनकी कोशिका में पाया जाता है। गुणसूत्र की जो संरचना होती है दोस्तों, उसे हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। अर्थात धागे की तरह, पतले पतले धागे की तरह इसकी संरचना होती है। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे तंतु रूपी पिंड कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है दोस्तों। आगे हम बात करें, गुणसूत्र सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित करता है और संचारित भी करता है। निर्धारित का मतलब होता है डिटरमाइन भी करता है, और उसे फैलाने का भी काम करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का भी काम करता है। कौन दोस्तों? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित एवं संचारित करता है। तो जितने भी जाति होते हैं, प्रत्येक प्रजाति स्पीशीज में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। हमारे पृथ्वी पर जितनी भी जातियां होंगी, हर एक जाति में क्या होगी? गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी होती है, और वैसे टोटल अगर हम बात करें कि टोटल कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 46 होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो कोशिका पाई जाती है, मानव कोशिका उसको हम बोलेंगे। तो मानव के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अगर आपसे दोस्तों जोड़ी में पूछता है तो 23 जोड़ी कहेंगे, और कुल संख्या पूछता है तो 23 दूना क्या हो जाएगा? 46 में होता है दोस्तों गुणसूत्र की संख्या। तो इस 23 जोड़ी की अगर हम बात करें तो 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी होता है, 22 जोड़ी को अगर हम बिना जोड़ी में कहें दोस्तों तो उसे हम बोलेंगे 44 गुणसूत्र। तो 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है, नर व मादा दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यह 22 जोड़ी जो होता है वह दोनों में क्या होगा? समान होगा, और अपने अपने जोड़े में क्या होंगे? समजात होंगे, होमोलॉगस होंगे। अर्थात जितनी बड़ी आकृति एक गुणसूत्र की होगी, उतनी ही आकृति समान होंगी। अर्थात जोड़े में क्या होंगे? समजात होंगे, आकृति इनकी क्या होगी? समान होंगी दोस्तों। तो न जो ये 22 जोड़ी होता है, देखिए टोटल होता है 23 जोड़ी, लेकिन 23 में से अगर हम 22 जोड़ी को अलग करें तो 22 जोड़ी जो होता है वह गुणसूत्रों की संख्या नर व मादा दोनों में एक समान होगा। वो हर तरह से समान होगा, और जोड़े में क्या होगा? समजात होगा। अर्थात जोड़े में समान समान आकृति का होगा। समजात अर्थात एक जाति की होंगे। इसलिए इन्हें जो ये 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है, उन्हें समजात गुणसूत्र, ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि समजात गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होता है। 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? ऑटोसोम क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो 23वें जोड़ी के गुणसूत्र जो होते हैं, जो एक जोड़ी बचा, 22 जोड़ी तो हो गया समजात गुणसूत्र, और एक जोड़ी जो बचा उसे हम बोलते हैं हेट्रो विषमजात गुणसूत्र। जो 23वां जोड़ी का गुणसूत्र होता है वह स्त्री व पुरुष दोनों में क्या होता है दोस्तों? असमान होता है। इसलिए यह पुरुष में दूसरी आकृति का होगा और महिला में क्या होगा? दूसरी आकृति का होगा। उनके नेचर भी अलग होंगे। इसलिए जो 23वां जोड़ी का गुणसूत्र होता है उसे हम क्या बोलेंगे? विषमजात गुणसूत्र, इंग्लिश में इसे हेट्रोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। अगर हम दोस्तों गुणसूत्रों की संरचना की बात करें तो गुणसूत्र जो मुख्यतः दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहले को बोला जाता है डीएनए, जिसे
पूरा नाम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो इसी दो पदार्थों से मिलकर हमारा क्रोमोसोम गुणसूत्र बना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये दो चीज़ याद रखिएगा कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, जोड़ी में अगर पूछता है तो मनुष्य के शरीर में या मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। यह नर व मादा दोनों में समान होता है और ये गुणसूत्र अपने अपने जोड़े में भी क्या होते हैं, समजात होते हैं। बचा एक जोड़ी जिसे हम 23वां जोड़ी कहते हैं। यह 23वां जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष नर व मादा दोनों में असमान होता है, इसलिए इसे विषमजात गुणसूत्र कहते हैं, हेटेरोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र हमारा दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन। यदि हम गुणसूत्र की बात करें तो आपसे पूछा जाए कि दोस्तों गुणसूत्र पाया कहाँ जाता है, तो गुणसूत्र किसी न किसी कोशिका में पाया जाएगा। अब कोशिका में कहाँ पाया जाएगा, तो कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, गुणसूत्र होता है। इस गुणसूत्र के अंदर क्या होता है दोस्तों, डीएनए होता है। इसी डीएनए के ऊपर या डीएनए के अंदर क्या होता है, हमारा जीन होता है। और इस जीन के ऊपर क्या लगे होते हैं, लक्षण लगे होते हैं दोस्तों। तो ये लाइन याद रखिएगा कि सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, अगर एनिमल सेल है तो किसी का भी सेल हो तो उस सेल के न्यूक्लियस में गुणसूत्र होगा। गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है और उसी जीन पर क्या लगे होते हैं, लक्षण लगे होते हैं। जैसे बालों का कलर, आँख का कलर, स्किन का कलर, ये सारे जितने लक्षण होते हैं, जो भी लक्षण हो वो सब जीन के द्वारा ले जाया जाता है संतति में। तो दोस्तों ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है। इसी जीन के ऊपर क्या लगे होते हैं, मानव के विभिन्न लक्षण लगे होते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि एक शब्द आता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है दोस्तों, कि हम 23 जोड़ी जो गुणसूत्र है हमारा, इस 23 जोड़ी गुणसूत्र का एक बना दे फोटोग्राफिक ऑफ क्रोमोसोम। जो 23 पेयर हमारा गुणसूत्र होता है फ्रेंड्स, इसी गुणसूत्र का हम क्या बना दे, एक चित्र बना दे, तो उस चित्र को ही क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। ये शब्द याद रखिएगा। कैरियोटाइप क्या होता है, गुणसूत्र के स्ट्रक्चर से संबंधित होता है, संरचना से संबंधित होता है, फोटो से संबंधित होता है। तो इस 23 जोड़ी गुणसूत्रों का अगर हम एक चित्र बना दें तो चित्र को ही हम क्या बोलेंगे, क्या, कैरियोटाइप। तो दोस्तों हम अगर गुणसूत्र की बात करें, क्रोमोसोम की बात करें, तो पूरे हम क्रोमोसोम को दो भागों में बांट सकते हैं। बांटा जाता है, एक को बोला जाता है ऑटोसोम क्रोमोसोम, दूसरे को बोला जाता है हेटेरोसोम क्रोमोसोम, या इसी को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम क्रोमोसोम। तो दोस्तों जो हमारा ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है इसको बोलते हैं अलिंगी गुणसूत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, अलिंगी गुणसूत्र। और जो हेटेरोसोम क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम क्रोमोसोम होता है इसे बोला जाता है लिंगी गुणसूत्र। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिंगी गुणसूत्र। तो एक होता है अलिंगी गुणसूत्र, एक होता है लिंगी गुणसूत्र। दोस्तों जो अलिंगी गुणसूत्र होता है 22 जोड़ी वाले को बोलते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है इसी को बोला जाता है ऑटोसोम क्रोमोसोम। तो टोटल 23 गुणसूत्र होता है मनुष्य के कोशिका में। तो 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी को हम क्या बोलेंगे, अलिंगी गुणसूत्र। इसे अलिंगी गुणसूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यह लिंग के निर्धारण में कोई इसका काम नहीं होता, यह लिंग के निर्धारण में मदद नहीं करता, इसलिए इसे अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। तो 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, सब में क्या होगा, ये 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होगा। इसे समजात क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने अपने जोड़े में क्या होता है, समान आकृति का होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, समजात कहते हैं। यह लिंग का निर्धारण नहीं करता है, लिंग के निर्धारण में इसका कोई रोल नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इसे अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। ये लक्षणों का निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण तो नहीं करते, लेकिन ये लक्षणों का निर्धारण यही करते हैं। तो जो भी माता पिता से लक्षण बच्चों में जाते हैं वह इसी अलिंगी गुणसूत्र के द्वारा जाते हैं, लेकिन लिंग का निर्धारण इससे नहीं होगा। तो ये 22 जोड़ी होता है, अलिंगी गुणसूत्र 22 जोड़ी होता है, नर मादा में समान आकृति के होते हैं, इसीलिए इसे समजात कहते हैं। ये लिंग के निर्धारण में अपना भूमिका नहीं निभाते हैं, ये लक्षणों का निर्धारण करते हैं, अर्थात लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम ऑटोसोम क्रोमोसोम करते हैं। अगर हम बात करें लिंगी गुणसूत्र की, तो जो लिंगी गुणसूत्र होता है इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक पेयर होता है, एक जोड़ी होता है। तो 22 जोड़ी के बाद 23 जोड़ी होता ही है दोस्तों, तो 22 जोड़ी के बाद कितना बचा मेरा, एक जोड़ी। तो एक जोड़ी गुणसूत्र हमारा कौन होता है, लिंगी गुणसूत्र होता है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम क्रोमोसोम या हेटेरोसोम क्रोमोसोम कहते हैं।
तो जो ये एक जोड़ी गुणसूत्र होता है यह नर व मादा में क्या होता है असमान होता है। तो नर में हम बात करें, मेल में बात करें, एम फॉर क्या है फ्रेंड्स मेल, मेल में हम बात करें तो यह गुणसूत्र एक्स वाई होता है, और फीमेल में बात करें तो फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स होता है। तो यह नर मादा में असमान होता है। तो देखिए असमान कैसे है, क्योंकि इसमें एक्स वाई है, इसमें एक्स एक्स है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है इसका नाम लिंगी गुणसूत्र क्यों रखा गया है, क्योंकि यह लिंग का निर्धारण करता है। किसी भी माता पिता से जो बच्चे पैदा होंगे वह मेल होगा या फीमेल होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, यह यही डिटरमाइन करता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम लिंगी गुणसूत्र, इसलिए ये लिंग के निर्धारण में अपना भूमिका निभाता है, लिंग के निर्धारण में मदद करता है, इसलिए इस गुणसूत्र को लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। ये विषम जात होते हैं, हेटेरोसोम क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि ये अपने अपने जाति में क्या होते हैं जोड़े में असमान होते हैं। देखिए यहाँ पे ये समजात होता है और ये विषम जात होता है। तो समजात का मतलब होता है अपने अपने जोड़े में क्या होते हैं समान होते हैं, लेकिन विषम जात में क्या होता है अपने अपने जोड़े में क्या होंगे समान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये असमान होते हैं, इसलिए इसे विषम जात कहते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको जो सामान्य गुणसूत्र होता है उसका क्राइटेरिया समझ में आया होगा, सामान्य परिचय समझ में आएगा। जब आप ये टॉपिक जानेंगे दोस्तों तभी आपको गुणसूत्रीय विकार समझ में आएगा। अब कोई भी जो गुणसूत्रीय विकार होगा या जेनेटिक विकार होगा इसी गुणसूत्रों की कमियों के कारण होता है। इसी गुणसूत्र में क्या हो जाएगी संख्या बढ़ जाएगी या संख्या घट जाएगी, या जीन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, जीन नष्ट हो जाएगा, या जीन में कोई खराबी आ जाएगा, या डीएनए ही खराब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर गुणसूत्र में खराबी हो जाए, डीएनए में खराबी हो जाए, या जीन में कोई कमी हो जाए, तो इन्हीं तीनों से रिलेटेड ये हमारे सभी क्या होते हैं एक जगह गुणसूत्र के अंदर। गुणसूत्र केंद्रक में होगा, केंद्रक कहाँ होगा कोशिका में होगा, तो कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और जीन के ऊपर लक्षण। तो अगर गुणसूत्र में कोई समस्या हो रहा है, डीएनए में कोई समस्या हो रहा है, डीएनए टूट जा रहा है, जीन में कोई खराबी हो रहा है, कोई नया खराब जीन आ जा रहा है शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर, तो इन गुणसूत्र डीएनए और जीन से संबंधित कोई भी विकार होता है तो उसे हम बोलेंगे आनुवांशिक विकार दोस्तों। तो आई होप आपका आज का ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे जेनेटिक विकार की, जेनेटिक डिसऑर्डर की, जिसे हम आनुवांशिक विकार कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम जानने का प्रयास करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक विकार। दोस्तों यदि आपको जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक विकार समझना है तो इसके पहले आपको गुणसूत्र की समझ होनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले टॉपिक को क्या पढ़ा है गुणसूत्र के बारे में पढ़ा है। तो अगर जेनेटिक डिसऑर्डर आपको समझना है तो पहले आपको गुणसूत्र के बारे में अच्छे से समझ होना चाहिए। तो दोस्तों आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है आनुवांशिक विकार। तो पहले हम एज ए परिचय देखते हैं, फिर डिटेल में पढ़ा जाएगा दोस्तों। तो जो हमारा आनुवांशिक विकार होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहले को बोला जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरे को बोला जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसे हम हिंदी में मेंडेलियन विकार या विकृति कहते हैं, और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है वो हमारा होता है गुणसूत्रीय विकार या विकृति होता है। तो दोस्तों जो हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, इसका मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों रखा है, क्योंकि ये मेंडल के नियमानुसार क्या होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं दोस्तों, इसलिए इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। मेंडेलियन नियमानुसार क्या करते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो आइए जानते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा होता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर अभी हमें जस्ट पीछे बताया दोस्तों, इसे अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। तो जब अलिंगी गुणसूत्र में कोई डिसऑर्डर होगा तो उसे हम बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। जो 22 जोड़ी दोस्तों अभी हमने पीछे बताया कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है वहीं तो मेरा होता है ऑटोसोमल गुणसूत्र। तो जब उस 22 जोड़ी गुणसूत्र में कोई डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई विकार हो जाएगा, कोई कमी आ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब दूसरा हमारा क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो जब सेक्स क्रोमोसोम में कोई कमी आ जाएगी, कोई डिसऑर्डर आ जाएगा, उसे हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, अर्थात वह सेक्स क्रोमोसोम से क्या है लिंक है, उसी को बोलते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर। तो जो हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है वो दोस्तों दो प्रकार का होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। देखिए डोमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों प्रभावी, और रिसेसिव का मतलब क्या होता है अप्रभावी। तो जब कोई भी 22 जोड़ी का गुणसूत्र जो होगा उसमें डोमिनेंट टाइप का कोई अगर बीमारी या डिसऑर्डर है तो उसे हम बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। आगे हम डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा कोई भी बीमारी या विकृति है या विकलांगता है
वह डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी और रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। तो हमारा जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है वो दो प्रकार का होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, दूसरा जो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अर्थात जो हमारा लिंगी प्रभावी विकार होगा और दूसरा क्या होगा, लिंगी अलिंगी अप्रभावी विकार होगा दोस्तों। तो आप इंग्लिश में इसे समझने का प्रयास करें, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, हिंदी नाम बहुत टेढ़ा होगा, और दूसरा जो होगा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। उसी प्रकार अगर हम बात करें सेक्स लिंक डिसऑर्डर की, तो जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है हमने बताया जो एक जोड़ी होता है दोस्तों, पीछे हमने बताया अभी जस्ट, जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ी का गुणसूत्र जो होता है उसी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जब सेक्स क्रोमोसोम जो वन पेयर क्रोमोसोम होता है, अगर उसमें कोई डिसऑर्डर होता है तो उसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो ये भी दो प्रकार का होता है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। देखिए ऑटोसोमल में भी डोमिनेंट रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट रिसेसिव। तो डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया, प्रभावी, और रिसेसिव का मतलब क्या हो गया, अप्रभावी। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर आनुवंशिक जो विकार होते हैं या बीमारी होता है या कोई विकलांगता होता है या कोई बीमारी होता है, तो वो किस प्रकार का होता है, रिसेसिव टाइप का ही होता है, अप्रभावी प्रकार का होता है। तो ज़्यादातर आनुवंशिक विकार, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी, लेकिन अगर हम ज़्यादा की बात करें तो ज़्यादातर क्या होता है, रिसेसिव ही होता है। तो इसलिए हम केवल रिसेसिव वाले को ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आनुवंशिक विकार किस प्रकार का होता है, रिसेसिव प्रकार का होता है, अप्रभावी प्रकार का होता है। यही हम दोस्तों तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे और ऑटोसोमल जो है रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर आनुवंशिक बीमारी या विकार जो होता है वह रिसेसिव टाइप का ही होता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का जो एग्जाम्पल है दोस्तों, तो हम एग्जाम्पल जानने का प्रयास करेंगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव एग्जाम्पल जो डिसऑर्डर का एग्जाम्पल कौन कौन है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में आता है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये चार जो है दोस्तों हमारा ऑटोसोम संबंधित डिसऑर्डर है। अर्थात जो 22 जोड़ी का गुणसूत्र है उसमें अगर कोई खराबी आती है, कोई कमी हो जाता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, संख्या घट जाए या बढ़ जाए, तो दोस्तों गुणसूत्र की संख्या 22 जोड़ी से बढ़ जाए या घट जाए, 22 जोड़ी में कोई खराबी आ जाए, जीन में कोई खराबी आ जाए, डीएनए में कोई खराबी आ जाए दोस्तों, तो हमारा होता है, उसे हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, सिकल सेल एनीमिया, विकलांगता के टॉपिक में सिकल सेल एनीमिया को पढ़ना है, थैलेसीमिया को पढ़ना है, फिनाइल कीटोनूरिया को पढ़ना है। सिस्टिक फाइब्रोसिस तो नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल बता दिए हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ऑटोसोमल जो रिसेसिव डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसी प्रकार अगर हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करें, देखिए अभी हमने दोस्तों डोमिनेंट को छोड़ रखा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर को छोड़ रखा है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर को छोड़ रखा है। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो आनुवंशिक विकार होता है, जो मेरा टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ज़्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर आनुवंशिक विकार जो होता है वो अप्रभावी रिसेसिव टाइप का ही होता है। इसलिए हमने एग्जाम्पल जो लिया है रिसेसिव वाले का ही लिया है। और हमारे डिसेबिलिटी फील्ड में ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया से, कलर ब्लाइंडनेस से, हीमोफीलिया से, थैलेसीमिया से, फिनाइल कीटोनूरिया से। ये टॉपिक हमारे डिसेबिलिटी फील्ड में है दोस्तों, इसलिए इसका ज़्यादा हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है वह सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। और जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है उसमें दो आते हैं दोस्तों। तो आपको ये याद होना चाहिए कौन सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और कौन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, कौन ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, कौन सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में आता है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। ऑटोसोमल में ये आते हैं। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी विकार या कौन सी बीमारी सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित है, लिंगी गुणसूत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेक्स संबंधी जो विकार है वो हमारा कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस को बोलते हैं दोस्तों वर्णांधता, और हीमोफीलिया को हीमोफीलिया कहते हैं। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों अलिंगी गुणसूत्र से संबंधित कौन बीमारी है, तो दोस्तों सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये एग्जाम्पल हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के, और ये कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एग्जाम्पल है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में।
तो दोस्तों यहाँ रिसेसिव याद रखिएगा, क्यों, इसमें भी रिसेसिव इसमें भी रिसेसिव, क्योंकि ज़्यादातर आनुवंशिक विकार जो होता है वह रिसेसिव टाइप को ही होते हैं, अप्रभावी टाइप के ही होते हैं। तो अभी हमने समझा मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। दूसरा हमारा जो डिसऑर्डर होता है जेनेटिक डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी हमने जस्ट समझा मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर को अच्छे से समझने का प्रयास किया। अब हम समझेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार। तो गुणसूत्रीय जो विकार होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, वह गुणसूत्र में कमी के कारण होता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों गुणसूत्रीय विकार के बारे में। तो जो गुणसूत्रीय विकार होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहले को बोला जाता है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरे को बोला जाता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो दोस्तों जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अर्थात क्रोमोसोम के नंबर में क्या हो जाए, चेंज आ जाए, परिवर्तन हो जाए, बदल जाए, भिन्नता आ जाए, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो दोस्तों जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़ी होती है। अगर कुल संख्या की बात करें तो मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की कोशिका में कितनी कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। जोड़ी की बात करें तो 23। तो 46 या 23 किसी एक की बात करेंगे, 23 जोड़ी में अगर गुणसूत्रों की संख्या में क्या आ जाए, बदलाव आ जाए, 46 की जगह 47 हो जाए, 45 हो जाए, 44 हो जाए, इस तरह से अगर संख्या घट बढ़ जाए, चेंज हो जाए, चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना, तो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए, तो उस प्रकार की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम बोलेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अर्थात क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में अगर गुणसूत्र की संख्या घट बढ़ रही है तो उसे हम बोलेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दूसरा हमारा जो होता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ब्रेकेज विद इन ए क्रोमोसोम या इनकरेक्ट रीजॉइनिंग ऑफ क्रोमोसोम, अर्थात क्रोमोसोम के अंदर, गुणसूत्र के अंदर किसी प्रकार की ब्रेकेज हो जाए, ब्रेकेड हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, डीएनए क्रोमोसोम कहीं से टूट जाए, उसके अंदर टूट फूट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। या हम कह सकते हैं गुणसूत्र टूटने के बाद इनकरेक्ट रीजॉइनिंग ऑफ क्रोमोसोम, जो गुणसूत्र टूट गया, टूटने के बाद उसका गलत तरीके से क्या हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, जुड़ गया, जुड़ा, टूटने के बाद जो गुणसूत्र हो गया वो जुड़ा, लेकिन कैसा जुड़ा, किस तरह से जुड़ा, गलत प्रकार से जुड़ गया, इनकरेक्ट, सही नहीं जुड़ा, गलत प्रकार से वो क्या हो गया, गुणसूत्र जुड़ गया। तो वो होता है उस प्रकार से अगर गुणसूत्र में किसी भी ब्रेकेज की वजह से, टूट फूट की वजह से, अगर उसकी जो गुणसूत्रों का जो ज्वाइनिंग है, जुड़ाव है, वह गलत हो जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम केवल आपको इन सभी का मतलब समझा रहे हैं एज ए परिचय के तौर पर। आगे हम केवल उन्हीं टॉपिक पे फोकस करेंगे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आज गुणसूत्रीय विकार को समझने से पहले इनका परिचय हम बताना उचित समझे, इसलिए आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमारे गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ रही है, घट बढ़ जा रहा है, 46 होता है टोटल, 47 हो जाए, 45 हो जाए, 44 हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये घटता बढ़ता क्यों है दोस्तों, क्योंकि यह जब कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय ही क्या हो जाता है, किसी न किसी कारण की वजह से गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है या गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। तो कमी किस कारण आती है वो अलग टॉपिक है दोस्तों। तो टॉपिक को हम थोड़ा सा हम बता भी दें, कोशिका विभाजन के समय ही ऐसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोई रसायन ऐसा आ जाता है, किसी प्रकार का उत्परिवर्तन हो जाए, या हम कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है वो हमारे क्या कर सकता है, गुणसूत्रीय विकार को प्रभावित करता है, गुणसूत्रीय विकार को उत्पन्न करता है। दोस्तों आगे हम जानेंगे कि जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह किस तरह से बदल जाती है। तो गुणसूत्रों में विभिन्नता या परिवर्तन कैसा होता है, इंग्लिश में उसे हम बोलेंगे वेरिएशन इन द क्रोमोसोम। वेरिएशन इन क्रोमोसोम, गुणसूत्रों में जो विभिन्नता आती है, परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उसको अगर हम शॉर्टकट में बोले तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में प्लॉइडी। तो प्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि वेरिएशन इन क्रोमोसोम, गुणसूत्रों में परिवर्तन, गुणसूत्रों में परिवर्तन आना ही क्या होता है, प्लॉइडी कहलाता है, वेरिएशन इन क्रोमोसोम। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि वेरिएशन क्या होता है, क्रोमोसोम में जो वेरिएशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो पहला हमारा है प्लॉइडी। प्लॉइडी दो प्रकार का होता है। प्लॉइडी को हमने समझाया आपको कि गुणसूत्रों में क्या हो जाए, परिवर्तन, गुणसूत्रों में परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, प्लॉइडी। या अगर हम
भाषा में बात करें तो उसे हम बोलेंगे वेरिएशन इन क्रोमोजोम। वेरिएशन इन क्रोमोजोम ही क्या कहलाता है? प्लॉइडी कहलाता है। तो प्लॉइडी हमारा दो प्रकार का होता है, पहले को बोलते हैं यूप्लॉइडी, दूसरे को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो गुणसूत्रों में परिवर्तन आना, बदल जाना, गुणसूत्रों की संख्या घट जाना, बढ़ जाना, वो क्या होता है? प्लॉइडी होता है। तो प्लॉइडी दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है यूप्लॉइडी, दूसरा होता है एन्यूप्लॉइडी। तो जो यूप्लॉइडी है, यूप्लॉइडी में 3 कंडीशन बनता है। पहले को बोलते हैं मोनोप्लॉइडी, जिसे हैप्लॉइड फॉर्म में बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं डिप्लॉइडी, डिप्लॉइडी का मतलब होता है 2n गुणसूत्र, और पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है 3n क्रोमोजोम, 4n क्रोमोजोम, 5n क्रोमोजोम एंड 6n क्रोमोजोम आदि। तो जो n क्रोमोजोम होता है दोस्तों, इसमें हमारा क्या होता है? इसमें गुणसूत्र क्या होता है? हैप्लॉइड फॉर्म में होता है, अगुणित फॉर्म में होता है। और डिप्लॉइड फॉर्म में क्या होता है कि 2n होता है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2n होती है। n फॉर क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम दोस्तों। तो दोस्तों मनुष्यों की अगर हम बात करें, मनुष्य में बात करें तो हमारे अंदर 23 गुणसूत्र होता है। 23 क्या आता है? पिता से आता है, 23 माता से आता है। तो अगर हम 23 को मिला दें तो 23 गुणसूत्र पिता से आया, 23 गुणसूत्र माता से आया। तो जो 23 गुणसूत्र पिता से आ रहा है वो n है, और माता से जो आ रहा है वो भी क्या है? n है। इसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड अगुणित। फिर ये जब दोनों पिता से माता से गुणसूत्र आकर बच्चे में मिलता है तो उससे वो 23 मिला कितना हो जाता है? 46। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। मेल से कितना गुणसूत्र आया? 23। फीमेल से गुणसूत्र कितना आया? 23। तो ये दोनों मिलकर कितना बनाया? 46। इसी को हम बोलते हैं 2n। और ये जो n है और ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। तो ये हैप्लॉइड दोनों मिलकर ये क्या है? मेल क्या है? फादर है, और फीमेल क्या है? मदर है। तो किसी भी पिता से हैप्लॉइड गुणसूत्र 23 की संख्या में आता है, माता से भी हैप्लॉइड के फॉर्म में क्या आता है? 23 गुणसूत्र आता है। ये n मिलकर बनाता है 2n। इसी को बोलते हैं 46 क्रोमोजोम, क्योंकि 23 यहाँ से मिलकर कितना बनाता है? 46 गुणसूत्र। तो इन्हीं सब का मतलब ये होता है। मोनोप्लॉइडी का मतलब होता है उसमें केवल हैप्लॉइड होगा, आएगा 23 गुणसूत्र पिता से, माता से भी आएगा, लेकिन संतति में भी कितना होगा? केवल 23 ही गुणसूत्र होगा। तो उसे हम बोलते हैं मोनोप्लॉइडी। पिता से भी 23 गुणसूत्र आया, माता से भी आया, लेकिन बच्चे में कितना होना चाहिए था? 23 46 होना चाहिए था, लेकिन कितना हो गया? n ही रह गया, अर्थात 23 ही रह जाएगा। तो इस पहले वाले कंडीशन में पिता से भी 23 आया, माता से भी 23 आया, और बच्चे में भी कितना रह गया? 23 गुणसूत्र ही रह जाता है। तो उसे हम बोलते हैं मोनोप्लॉइडी। डिप्लॉइडी का मतलब होता है, डिप्लॉइडी का अभी हमने जस्ट बताया, पिता से भी 23 गुणसूत्र, माता से भी 23 गुणसूत्र हैप्लॉइड फॉर्म में आता है, और बच्चे में कितना हो जाता है? डिप्लॉइड हो जाता है, 2n हो जाता है, अर्थात 23 दूना 46। तो हम लोगों को 23 गुणसूत्र, n क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो नंबर n फॉर क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम, गुणसूत्रों की संख्या। तो मनुष्य के कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। तो 23 जोड़ी माता से आया, 23 जोड़ी पिता से आया, और दोनों मिला के कितना हो गया? 46 गुणसूत्र। और जोड़ी में हम बात करें तो वो रहेगा 23 ही। उसी तरह पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी इसी तरह से 3n हो जाएगा। यहाँ पे जो 2n हो रहा है 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 5n हो जाएगा, 6n हो जाएगा। उस तरह से हम गुणसूत्रों की संख्या 6 में, 5 में, 4 में, 3 में गुणा करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा यूप्लॉइडी है। इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? एन्यूप्लॉइडी। तो आइए दोस्तों समझते हैं। यूप्लॉइडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एन्यूप्लॉइडी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न बनता है। तो हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है एन्यूप्लॉइडी। तो दोस्तों हमारा जो एन्यूप्लॉइडी है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी, एक को बोला जाता है हाइपरप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी दो प्रकार का होता है, पहला है हाइपोप्लॉइडी, दूसरा हाइपरप्लॉइडी। तो देखिए दोस्तों, हिंदी याद करेंगे तो हिंदी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। हिंदी का मतलब इसका नाम ही इस तरह से होगा कि जल्दी उसे याद नहीं किया जा सकता, टेढ़ा मेढ़ा नाम रहता है, इसलिए हम डायरेक्ट इंग्लिश में ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। एन्यूप्लॉइडी जो होता है, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी दो प्रकार का होता है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे 46 गुणसूत्र होता है तो 46 से कम होना मतलब क्या होगा? 44 हो जाए, 45 हो जाए, 43 हो जाए, इस तरह से गुणसूत्र की संख्या कम होना। तो वेन क्रोमोजोम नंबर डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना होता है दोस्तों? 46 गुणसूत्र होता है। तो नॉर्मल से गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, घट जाए, तो उसी को बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी। हाइपो मीन्स होता ही है, कम होना। वेन क्रोमोजोम नंबर डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल, अर्थात नॉर्मल गुणसूत्र की संख्या से क्या हो जाए? गुणसूत्र संख्या कम हो जाए। 46 होता है मनुष्य के शरीर में,
और 46 से क्या हो जाए, घटकर कम हो जाए, 45 हो जाए। अरे सॉरी दोस्तों, 47 होता है, नहीं 46 होता है। 46 गुणसूत्र होता है, 46 से वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोप्लाइडी। और जो हाइपर होता है, हाइपर का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा हो जाना। तो हाइपरप्लाइडी में गुणसूत्रों की संख्या नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हमने बताने का प्रयास किया, वेन क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल से क्या हो जाए, गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, तो उसे हम बोलेंगे हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लाइडी में नॉर्मल से गुणसूत्रों की संख्या घट जा रही है और हाइपरप्लाइडी में गुणसूत्रों की संख्या नॉर्मल से बढ़ जा रही है। तो घटना को हम माइनस से इंडिकेट करेंगे और बढ़ना को दोस्तों प्लस से इंडिकेट करेंगे। तो हमारा जो हाइपोप्लाइडी है वो दो प्रकार का होता है, पहले को बुलाता है मोनोसोमी, दूसरे को बुलाता है नलीसोमी। तो मोनोसोमी को जो मोनोसोमी का फार्मूला होता है 2n-1। तो 2n हमारा कितना होता है, 46 गुणसूत्र होता है। इसमें एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 गुणसूत्र हो जाएगा। उसी तरह नलीसोमी होता है 2n-1। तो 2n का मतलब क्या होता है, 46 गुणसूत्र। 46 में हम 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 44। तो नलीसोमी में 44 गुणसूत्र होता है, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। तो जो मोनोसोमी है वो 2n-1 को इंडिकेट करता है। 2n क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया कि 23 गुणसूत्र क्या है, पिता से आएगा, 23 गुणसूत्र क्या आएगा, माता से आएगा, और किस तरह से आएगा, अगुणित यन आएगा। तो यन का मतलब होता है और हैप्लॉइड फॉर्म में आता है। यन का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड, ध्यान दीजिएगा। तो यन का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड, और 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड। अगर हम हिंदी में बात करें इसे अगुणित, इसे द्विगुणित कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि 2n-1 होता है, मोनोसोमी में 2n-1 होता है। इसके एग्जाम्पल हैं टर्नर सिंड्रोम, क्राइडू-चैट सिंड्रोम। तो मोनोसोमी में अर्थात जिसमें एक गुणसूत्र होगा, 46 की जगह एक कम हो जाएगा, 45। तो 45 गुणसूत्र टर्नर सिंड्रोम में भी होता है और क्राइडू-चैट सिंड्रोम में भी 45 गुणसूत्र ही होता है। उसी तरह अगर नलीसोमी की बात करें तो नलीसोमी में क्या होता है, 2n-1। इसमें क्या होना चाहिए, 2 गुणसूत्र कम हो जाना चाहिए, 44 हो जाना चाहिए। 46 - 2 होगा तो 44 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि क्या होता है, नो जीनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द सेल। अर्थात इस प्रकार के जब नलीसोमी का प्रोसेस होता है तो नलीसोमी में क्या होता है कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होगा, केंद्रक के अंदर कोई जीनेटिक मटेरियल ही नहीं रहेगा, कोई जीनेटिक इन्फॉर्मेशन अर्थात गुणसूत्र ही नहीं रहता है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो हमारा ये जो गुणसूत्र, ये सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इस स्टेज को बोलते हैं नलीसोमी। अर्थात इस केंद्रक के अंदर कोई भी जीनेटिक इन्फॉर्मेशन अर्थात गुणसूत्र, डीएनए या जीन कुछ भी नहीं रहता है, अर्थात बोथ क्रोमोसोम मिसिंग। तो दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, इसमें मिसिंग होता है, मिस होता है, नहीं रहता है, एब्सेंट होता है। आगे हम बात करेंगे हाइपरप्लाइडी। हाइपरप्लाइडी में हमने बताया गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 46 की जगह क्या हो जाएगी, 47 हो जाएगी, 48 हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो बढ़ना ही क्या होता है, हाइपरप्लाइडी। इसमें 2 होते हैं, हाइपरप्लाइडी भी 2 प्रकार का होता है, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है हमारा, ट्राइसोमी। इसी सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है दोस्तों। तो आइए समझते हैं क्या होता है ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। तो ट्राइसोमी में क्या है, 2n+1। तो 2n का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 46 गुणसूत्र। यहाँ पे हमने बताया 2n का मतलब क्या होता है, 46 गुणसूत्र। तो 46 गुणसूत्र में हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 47 गुणसूत्र। और टेट्रासोमी में क्या हो जाएगा, 2n+1 अर्थात 46 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 48। तो टेट्रासोमी में 48 गुणसूत्र वाले बच्चे पैदा होंगे और ट्राइसोमी में क्या होगा, 47 गुणसूत्र वाले बच्चे पैदा होते हैं दोस्तों। तो आगे जानेंगे दोस्तों ट्राइसोमी के बारे में। जाइए जानते हैं क्या होता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का जो फार्मूले की अगर गुणसूत्र की गणना करें 2n+1 के थ्रू हम गणना करते हैं। तो ट्राइसोमी का जो फार्मूला है 2n+1 या ट्राइसोमी को हम 2n+1 के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ट्राइसोमी का मतलब, ट्राइसोमी हमारा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ऑटोसोमल रिलेटेड ट्राइसोमी, सेक्स रिलेटेड ट्राइसोमी। तो जो ऑटोसोमल रिलेटेड ट्राइसोमी है दोस्तों, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है वो 22 जोड़ी होता है, ध्यान दीजिएगा, पीछे मैंने बताया अभी जस्ट। और सेक्स जो क्रोमोसोम होता है वो 1 पेयर होता है। तो जब 1 पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, अगर उससे कोई रिलेटेड ट्राइसोमी हो रहा है दोस्तों तो उसे हम बोलेंगे सेक्स रिलेटेड ट्राइसोमी। यदि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसे हम ऑटोसोमल है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल रिलेटेड ट्राइसोमी। तो दोस्तों ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है कि किसी एक जोड़े में गुणसूत्र की संख्या क्या होना,
बढ़ जाना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि एक गुणसूत्र में क्या होता है, 2 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें 2 पेयर होता है, 2 जोड़ी होता है। तो जब 2 जोड़ी में एक ठो बढ़ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी, 3 हो जाना। ट्राई माने क्या होता है दोस्तों, 3, और सोमी का मतलब क्या होता है, प्रतिलिपि, अर्थात गुणसूत्र का 3 प्रतिलिपि तैयार हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं ट्राइसोमी। तो ऑटोसोमल रिलेटेड ट्राइसोमी एंड सेक्स रिलेटेड ट्राइसोमी। तो दोस्तों आइए समझते हैं, जो ऑटोसोमल रिलेटेड ट्राइसोमी होता है उसे हम, उसका एग्जाम्पल जो है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम एंड वार्काइनी सिंड्रोम। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में जो 21वें नंबर का गुणसूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा ये ऑटोसोमल है, तो ऑटोसोमल गुणसूत्र कितना होता है दोस्तों, 22 जोड़ी होता है। तो 22 जोड़ी को अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्रमशः आगे बढ़ते रहें, तो जो 21वें नंबर का गुणसूत्र आएगा उसी में क्या हो जाता है, उसी का ट्राइसोमी होता है। इसीलिए डाउन सिंड्रोम से जब प्रश्न बनता है तो इस पर डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी या विकार या विकृति 21वीं ट्राइसोमी से संबंधित है। तो 21वीं ट्राइसोमी संबंधित होता है डाउन सिंड्रोम, अर्थात मतलब क्या हुआ, 21वें नंबर का गुणसूत्र जो होगा दोस्तों उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा। तो जब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो ये 21 की जगह 21वां नंबर का गुणसूत्र में 2 पेयर होता है, तो ये 3 पेयर हो जाएगा, 3 पेयर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ट्राइसोमी। तो डाउन सिंड्रोम वाले में 21वें नंबर के गुणसूत्र में ट्राइसोमी होता है, एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें नंबर के गुणसूत्र में ट्राइसोमी होता है, पटाऊ सिंड्रोम में जो होता है 13वें नंबर के गुणसूत्र में क्या होता है, ट्राइसोमी होता है, और वार्काइनी सिंड्रोम में 8वें नंबर के गुणसूत्र का क्या होता है, ट्राइसोमी होता है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों मेल एंड फीमेल होता है, अगर हम बात करें तो दोस्तों जो सेक्स क्रोमोसोम होता है हमने बताया क्या, 1 जोड़ी होता है, एक पेयर होता है। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो एक पेयर होता है, एक पेयर होता है, उस एक पेयर को बोला जाता है एक्स वाई। और इसी एक पेयर में कितने गुणसूत्र हैं दोस्तों, 2 हैं। एक हमारा क्या है, एक्स है, और दूसरा हमारा क्या है, वाई है। तो इसी को बोला जाता है। तो हर एक गुणसूत्र के जोड़े में 2 पेयर होते हैं, एक ये और एक ये, तो इसी की बात की जा रही है। उसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी क्या होगा, एक पेयर तो होगा, लेकिन इस पेयर में जो जोड़े में गुणसूत्र होगा वो क्या होगा, एक्स एक्स होगा। तो एक पेयर में गुणसूत्र कितने होंगे, 2, एक होगा यक्स और एक होगा यक्स, यही होता है दोस्तों। तो इसी पेयर में क्या हो जाएगा, देखिए एक इस नंबर वाले गुणसूत्र में एक क्या हो जाएगा, यक्स वाई की जगह यक्स वाई वाई हो जाएगा, या डबल यक्स वाई हो जाएगा, इस तरह से यक्स 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 हो जाएगा। मतलब इसी पेयर में ये 2 प्रतिलिपि है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं हम क्या, प्रतिलिपि। कितनी प्रतिलिपि है फ्रेंड्स, 2 प्रतिलिपि है। इसी में एक बढ़ जाएगा तो क्या बनेगा, एक बढ़ने पे क्या हो जाएगा, यक्स यक्स वाई बन जाएगा, या यक्स वाई वाई बन जाएगा, इस तरह से बनेगा। अगर इसमें हम बात करें तो यक्स 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 बन जाएगा, यक्स यक्स, इस तरह से 3 प्रतिलिपि बनेगा। तो दोस्तों तो इस कंडीशन में इसी को बोलते हैं 3 प्रतिलिपि। ये 3 प्रतिलिपि में गुणसूत्रों का होना ही क्या कहलाता है, ट्राइसोमी कहलाता है, ट्राइसोमी। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 2 प्रतिलिपि है, यहाँ पर भी 2 प्रतिलिपि है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, तो सेक्स क्रोमोसोम में जो 23वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वही हमारा एक जोड़ी होता है। तो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, यह एक जोड़ी मेल और फीमेल में असमान होता है, इसलिए इसे अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं, विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। तो इसी जो 2 प्रतिलिपि, एक पेयर में 2 प्रतिलिपि होता है, एक यक्स होता है एक वाई होता है, एक यक्स एक वाई। उसी तरह फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो 1 पेयर गुणसूत्र होता है, उस 1 पेयर में 2 प्रतिलिपि होती है गुणसूत्र की, एक यक्स गुणसूत्र और दूसरा प्रतिलिपि यक्स। तो इस तरह से इसी प्रतिलिपि में एक बढ़ जाना, एक बढ़ जाएगा, यक्स यक्स वाई हो जाएगा, यक्स यक्स वाई हो जाएगा, या ट्रिपल एक्स हो जाएगा। एक गुणसूत्र का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, ट्राइसोमी। तो ये 3 प्रतिलिपि होता है, 3 प्रतिलिपि को ही हिंदी में बोलते हैं ट्राइसोमी। तो दोस्तों तो जो ट्राइसोमी होता है वो डाउन सिंड्रोम के
डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र का होता है, एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र का में होता है, पटाउ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र के नंबर में होता है ट्राइसोमी, और वार्काइनी सिंड्रोम में 8वें नंबर के गुणसूत्र में होता है। और ये गुणसूत्र कौन सा होगा? ऑटोसोम होगा, 22 जोड़ी गुणसूत्र वाला होगा। सेक्स रिलेटेड ट्राइसोमी में क्या होगा? एक दो कंडीशन बनता है, एक सुपर मेल कहलाता है, एक सुपर फीमेल कहलाता है। तो जो सुपर मेल होता है, तो दोस्तों सुपर मेल में क्या हो जाएगा? देखिए ये 44 गुणसूत्र, एक्स गिनेंगे तो 45, इसको गिनेंगे 46, इसको गिनेंगे 47, क्योंकि हमने बताया क्या ट्राइसोमी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। 2n का मतलब होता है 46 गुणसूत्र प्लस 1 कर देंगे 47 गुणसूत्र। देखिए यहाँ पे काउंट करिए। सुपर मेल में क्या, इसका नाम सुपर मेल क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें एक्स वाई में क्या होता है? मेल होता है, इसमें एक वाई और बढ़ जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है सुपर मेल। अगर केवल 44 एक्स वाई होता तब तो मेरा नॉर्मल मेल होता, क्योंकि 44 के बाद 45 46, इसी को बोलते हैं नॉर्मल मेल। लेकिन एक वाई और बढ़ गया तो इसी को बोलते हैं सुपर फीमेल। इसका एग्जांपल है जैकब सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम या जैकबसन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, जैकब सिंड्रोम। तो सुपर मेल का एग्जाम्पल कौन है? जैकब सिंड्रोम। उसी तरह सुपर फीमेल में क्या होगा? अब इसमें एक एक्स गुणसूत्र और बढ़ जाएगा। देखिए 44 है, ये 45, ये 46, ये 47, तो 44 ये हो गया, ये 45, ये 46 और ये 47। यहाँ पर देखिए ये 44, ये 45, 46 और ये 47। इस तरह से गुणसूत्रों की संख्या क्या आ जाती है? एक बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं ट्राइसोमी। होना चाहिए क्या दोस्तों? दो पेयर में होना चाहिए, या तो एक्स वाई होगा या तो एक्स एक्स होगा। अगर लड़की होगी तो हम बोलेंगे एक्स एक्स, लड़का होगा तो बोलेंगे एक्स वाई। लेकिन सुपर मेल हो जाएगा तो एक वाई और बढ़ जाता है, सुपर फीमेल होगा तो एक एक्स और बढ़ जाएगा। तो सुपर फीमेल का एग्जाम्पल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा, अभी हमने समझा क्या ट्राइसोमी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न बार बार पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से आपका डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम को अच्छे समझ लीजिएगा, इसको 21वीं ट्राइसोमी के नाम से बड़ा प्रश्न पूछता है। अभी रीट वाले एग्जाम में यही प्रश्न आया था दोस्तों कि कौन सी बीमारी को 21वीं ट्राइसोमी कहा जाता है, तो ये ऑप्शन में था डाउन सिंड्रोम, रीट वाली परीक्षा में आया था दोस्तों। उसी तरह से टेट्रासोमी का मतलब क्या था? 2n+1, अर्थात इसमें 46 की जगह कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 2 प्लस हो जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे, 47 48 हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है एक्सट्रीम सुपर मेल, एक्सट्रीम सुपर फीमेल, एक्सट्रीम क्लाइनफेल्टर। यहाँ देखिए सुपर नाम था, यहाँ एक्सट्रीम सुपर है, तो यहाँ पर एक वाई बढ़ा था मेल में, यहाँ पर अगर एक्सट्रीम मेल आएगा तो 2 वाई बढ़ जाएगा। उसी तरह एक्सट्रीम सुपर फीमेल में 2 एक्स बढ़ जाएगा। और क्लाइनफेल्टर वाले कंडीशन में क्या हो जाता है? यहाँ पर देखिए क्लाइनफेल्टर वाले में एक्स एक्स है, तो यहाँ पे 3 एक्स की जगह एक वाई प्रतिलिपि बन जाता है। तो एक्सट्रीम सुपर मेल में क्या होता है? 44 ये है, और ये 45 46 47 48, ये 44 45 46 47 48, ये 44 45 46 47 48। इस तरह से दोस्तों ये होता है। तो एक्सट्रीम सुपर मेल का अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो ये फार्मूला याद रखिएगा। 44 मेल का मतलब होता है एक वाई बढ़ जाएगा, 2 वाई बढ़ेगा, 2 वाई बढ़ेगा। इस वाले में एक वाई बढ़ रहा था, इसमें 2 वाई बढ़ेगा। और फीमेल की बात करें, एक्सट्रीम सुपर फीमेल की बात करें तो 2 एक्स बढ़ जाएगा, तो 44 एक्स 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 कहा जाता है। और एक्सट्रीम क्लाइनफेल्टर में क्या होता है? 44 एक्स 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 वाई होता है। तो आई होप दोस्तों यहीं पे मेरा ये टॉपिक खत्म होता है। आपको एक सामान्य परिचय मैंने बताया दोस्तों, किसका? जेनेटिक डिसऑर्डर का। ये सारा टॉपिक आपको जब समझ में आएगा दोस्तों, तो आप आगे आने वाले सीरीज में डाउन सिंड्रोम को अच्छे समझ पाएंगे, क्लाइनफेल्टर को अच्छे समझ पाएंगे, जो हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सारी बीमारी, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, इन सभी को आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये यहीं से शुरू होता है। किस तरह से इनमें डिसऑर्डर आता है, गुणसूत्र में किस तरह से कमी हो जाता है, किस तरह से बढ़ जाता है, गुणसूत्र की संख्या घट जाता है, बढ़ जाता है, डीएनए कैसे टूट जाता है, डीएनए टूटने के बाद जब जुड़ता है तो वो गलत कैसे जुड़ जाता है, गलत जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, ये सारी बातें साइंस की होती है दोस्तों। तो टॉपिक जब हम साइंस का जब सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें हम अच्छे से इस टॉपिक को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो हम जब शुरू करेंगे तो एक एक सीरीज के बारे में हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।